इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? तो संचार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुआ है। ठीक है, जैसे हमारी संस्कृत से हिंदी बनी है, वैसे लैटिन भाषा से अंग्रेजी की भी उत्पत्ति हुई है, या कुछ और भी आप समझ सकते हैं। तो संचार अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। कई अंग्रेजी में शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। क्या? अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण संचार का अर्थ है चलना या फैलाना। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो संचार कहते हैं। जब क्या होता है, जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो संचार कहते हैं। क्लियर आपको? दूसरे शब्दों में हम इसे कहें तो हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं तो इसे भी हम संचार कहते हैं। अब बात करेंगे संचार की परिभाषा की। तो ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, यानी कि ब्रिटेन की। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। किस किस तरीके से संचार किया जा सकता है उन सभी माध्यमों पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप अच्छे से परिभाषा को समझ लीजिए और जो माध्यम प्रयोग होते हैं, संचार के प्रकार क्या होते हैं, मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ अपनी बात कहना, विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो बोलकर या व्यक्त करके किए जा सकते हैं। क्लियर है आपको? डेनिस मैक के वेल के शब्दों में संचार प्रक्रिया एक ऐसी क्रिया है जो साझापन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? साझापन। वह कहता है कि संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना। तो इनके परिभाषा में क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे को उपयोगी संदेश पहुंचाना साझापन बढ़ाती है। क्लियर आपको? चार्ल्स मोरिस इसे दो तरह से परिभाषित करते हैं। व्यापक अर्थ देना संचार प्रक्रिया का अर्थ है साझापन को विकसित करना, और सीमित अर्थों में संकेतों का अर्थपूर्ण आदान प्रदान। क्लियर आपको? जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार संचार प्रक्रिया का अर्थ है विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। क्लियर आपको? विचारों को संकेतों और चिन्हों की सहायता से उपयोगी रूप से प्रदान करना। अब हम बात करेंगे संचार के प्रकार की। क्लियर आपको? यहां से यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे संचार के प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर आपको? संचार के कुछ प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया गया है जो संचार की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आदान प्रदान करते हैं। एक तो होता है आपका औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक एवं जनसंचार, तीसरा है आपका मौखिक संचार, चौथा है लिखित संचार, पांचवा है अमौखिक संचार, और छठा है आपका अंतर व्यक्तिक संचार, और सातवां है आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? तो ये दूसरे नंबर पर जो आपका लिखा है औपचारिक, यहां पर दूसरे पे अनौपचारिक कर लीजिएगा और बाकी आपका सीरीज बन जाएगा। क्लियर है आपको? दूसरे नंबर पर आप औपचारिक पहले नंबर पर, और दूसरे पे अनौपचारिक, फिर आपका मौखिक संचार, फिर आपका लिखित संचार, फिर आपका अमौखिक संचार, फिर आ जाएगा अंतर व्यक्तिक संचार, फिर आ जाएगा आपका जनसंचार। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे औपचारिक संचार की। तो औपचारिक संचार किसी संस्था विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्या? औपचारिक संचार जो होते हैं वो किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित किए जाते हैं। किस व्यक्ति को, किसको और किस अंतराल में सूचना देनी चाहिए, यह किसी संस्था में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। क्लियर आपको?
औपचारिक संदेश वाहन के निर्माण व प्रेषण में अनेक औपचारिक संवाद अधिकांशतः लिखित होते हैं। तो यहां पर यह लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि औपचारिक संवाद में अधिकतर संवाद लिखित होते हैं। क्लियर आपको? जैसे कोई सरकारी ऑफिस होता है, यहां पर क्या होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में अगर कोई पत्र जाएगा, कोई सूचना जाएगी, कोई संवाद होगा, कोई संचार होगा, तो वो लिखित माध्यम से होता है, जिस कारण से सरकारी काम इतना लेट होता है। क्लियर आपको? क्योंकि जो काम फोन से हो सकता है वो फोन से नहीं करेंगे, वो लिखित माध्यम से करते हैं। पहले आप हमें लिखकर भेजिए, फिर उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको सबूत के तौर पर अपने पास रखेंगे कि आपकी तरफ से ये कहा गया था, तब हमने ये किया। तो वहां पर जवाबदेही तय होती है, इसलिए वहां पर औपचारिक संचार किसी संस्था में विचार पूर्वक स्थापित की जाती है। क्लियर आपको? तो जो संस्थागत संचार होते हैं, जो सरकारी संचार होते हैं, जिनमें नियम और पाबंदों के रूप में संचार होते हैं, कानून के मद्देनजर संचार किए जाते हैं, वो ज्यादातर संचार लिखित होते हैं और औपचारिक होते हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार आप इतनी सीधी सी भाषा में समझ लीजिए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं औपचारिक संचार के लाभ की। तो औपचारिक संचार अधिकृत संचारकर्ता के द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है। जो अधिकृत संचारकर्ता होता है उसके द्वारा सही सूचना प्रदान की जाती है औपचारिक संचार में। समझ रहे हैं ना आप? जो सरकारी विभाग होता है, जैसे आप कोई आरटीआई दाखिल करते हैं, ठीक है, तो ये औपचारिक संचार है। क्या आपने एक पत्र भेजा, ठीक है, आरटीआई में डाक टिकट लगा के या 10 रुपए उसमें रखकर, और वहां पर आपको पूरी सूचना उधर से आएगी, तो वो भी आपका आधिकारिक जो करता है, वहां पर संचार करता है, जो जन सूचना अधिकारी है, वो क्या बन जाएगा? वो संचारकर्ता बन जाएगा। क्लियर है आपको? अधिकृत संचारकर्ता बन जाएगा कौन? जो वहां का जन सूचना अधिकारी है। जैसे आप आयोग से भर्ती के, अपने विज्ञापन भर्ती के बारे में कोई सूचना लेना चाहते हैं, अपना एक प्रोटोटाइप लिखिए, उस पर अपनी पूरी जानकारी लिखिए, अपनी प्रार्थना लिखिए, और जो जानकारी चाहिए उसके नीचे लिख दीजिए, और 10 रुपए का नोट लिखकर एक लिफाफे में डालकर आप पोस्ट कर दीजिए आयोग के कार्यालय में। वहां से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये क्या होगा? ये औपचारिक संचार का एक उदाहरण होगा। क्लियर आपको? ये संचार लिखित रूप में होता है। क्लियर आपको? अगर आप मौखिक रूप से मांगने जाएंगे, हो सकता है वहां पर कोई जानकारी आपको ना दे, लेकिन जब आप लिखित रूप से मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनको जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये औपचारिक चीजें होती हैं। क्लियर आपको? औपचारिक संचार ये क्या? नियमों के पाबंद होते हैं, नियम और कानून का पालन करते हैं। इस संचार के द्वारा संचार की प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि फीडबैक, यानी कि उधर से भी उत्तर आएगा। यह संचार व्यवस्थित एवं उचित तरीके से किया जाता है, यानी कि एक प्रोटोटाइप होता है। यह संचार करते समय संचार के स्तरों के क्रमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्तर और क्रमों का मतलब क्या है? जैसे आप मुख्य सेविका बन गई है ना, तो आप किसको पत्र लिख सकते हैं, किससे सूचना मांग सकते हैं, किसको सूचना दे सकते हैं, ये स्तर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने होंगे। ठीक है? अगर आप ऊपर से आप अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको निवेदन में लिखना पड़ेगा, है ना, आग्रह करना पड़ेगा। आप वहां पर आदेश नहीं दे सकते, और जो उधर से प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं। खुद से तरफ से आप सिर्फ वहां तक सूचना पहुंचा सकते हैं, कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के क्रमों का बहुत ध्यान रखना होगा। समझ रहे हैं ना आप? इस संचार के माध्यम से संचारक की स्थिति का पता सरलता से लगाया जा सकता है कि संचारक कहां पर है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस संचार के द्वारा व्यावसायिक मामलों की आसानी से नियंत्रित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यावसायिक मामले जो होते हैं वहां पर भी ये लिखित संचार या औपचारिक संचार किया जाता है। इस संचार के द्वारा दूर स्थापित लोगों से संबंध आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं औपचारिक संचार के दोष की। इस संचार की गति धीमी होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस संचार की गति धीमी होती है। सामान्यतया इस संचार में उच्च अधिकृत लोगों का अधिभार ज्यादा होता है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संचार की आलोचना नहीं की जा सकती है। इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको? तो इस संचार में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिसके कारण संचार में लोचशीलता के अभाव के कारण बाधा उत्पन्न होने की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है। क्लियर आपको?
अब बात करते हैं अनौपचारिक संचार की। ये किस तरह से होता है, ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर आपको? अनौपचारिक संदेश वाहनों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती, यानी कि कोई नियम पाबंद नहीं होता है, कैसे भी जाता है। ऐसे संदेश वाहन मुख्यतः पक्षकारों के बीच अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। क्लियर आपको? जो अनौपचारिक संबंध है उसके आधार पर, जैसे आपने किसी को फोन किया है ना, आपने किसी से कुछ कहा, ये सब क्या है, अनौपचारिक तरीके से होता है। अनौपचारिक संदेश वाहन के कुछ उदाहरण है, नेत्रों से किए जाने वाले इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि। यह भी एक संचार है, आप कुछ संदेश दे रहे हैं। क्लियर आपको? ऐसे संचार का दोष यह होता है कि सावधानी के अभाव में कभी कभी अफवाहों को फैलाने भी सहायक हो जाते हैं, है ना? क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं, अफवाहें फैलाए जाते हैं। जैसे जब दंगे होते हैं तो वहां पर अनौपचारिक जो संदेश वाहन होते हैं, व्यक्ति भी संदेश वाहन ही होता है एक तरीके से, है ना? तो वहां पर यह मत समझ लीजिए किसी गाड़ी की बात हो रही है। जो व्यक्ति है जो संदेश पहुंचा रहा है, किसी तरीके की संचार कर रहा है, किसी संदेश का, किसी सूचना का, तो वो संदेश वाहन के रूप में कार्य करता है। क्लियर आपको? अनौपचारिक संचार के लाभ क्या है? इस संचार के द्वारा सौहार्द संबंधी एवं संभावनाओं का आदान प्रदान होता है। इस संचार के द्वारा संचार की गति अत्यधिक तेज होती है। इस संचार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब बात करेंगे हम अनौपचारिक संचार के दोष की। इस संचार के द्वारा अविश्वसनीय तथा अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्लियर आपको? इस संचार में सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होता है तथा सूचना किस स्तर से तथा कहां से प्राप्त हुई है का पता लगाना आसान नहीं होता है। समझ रहे ना? जब गांव में जब अफवाहें उड़ती हैं तो पता ही नहीं होता किसने कौन सी सूचना शुरू की और कहां से कहां पहुंचा दी। इससे क्या होता है, गांव में कभी कभी बहुत डर का माहौल बन जाता है। एक दो साल पहले चोटी कटने का एकदम अफवाह फैल गई थी। अब उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये आप लोग जान सकते हैं। तो वो क्या था, वो अनौपचारिक संचार की वजह से डर का माहौल पैदा हुआ, अफवाहें पैदा हो गई, तो कोई पता भी नहीं लगा पा रहा था कि ये अफवाहें उड़ा कौन रहा है ना? इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे ना? इस प्रकार का संचार ज्यादातर किसी भी संगठन में समस्या को उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं लिखित संचार की। ठीक है, ये औपचारिक और अनौपचारिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इनको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। अब लिखित संचार देखते हैं। लिखित संचार एक प्रकार का औपचारिक संचार है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रेषित किया जाता है। इस संचार के द्वारा संचारक को लिखित रूप में प्रेषित किए गए संदेश का अभिलेख रखने में आसानी होती है। लिखित संचार के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवश्यक सूचना प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान की गई है। एक लिखित संचार सही, संक्षिप्त, पूर्ण तथा स्पष्ट होता है। ठीक है, तो संक्षिप्त होगा, पूर्ण होगा तथा स्पष्ट जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। लिखित संचार के साधन क्या है? बुलेटिन, हैंडबुक्स, डायरियां, समाचार पत्र, मैगजीन, सुझाव योजनाएं, जो सुझाई गई योजनाएं होती हैं, व्यवहारिक पत्रिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं, संगठन अनुसूचियां, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, अध्यादेश आदि। ये क्या है? ये सब संचार है। क्लियर आपको? मौखिक संचार की अब बात करते हैं। मौखिक संचार से तात्पर्य संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेरित करने से है। आप समझ रहे हैं ना? ये पुलिस विभाग में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर वायरलेस पे फोन पर ये सूचनाएं दी जाती हैं, तो वहां पर मौखिक संचार का ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है ना? पुलिस विभाग में जो कमेंट्री हो रही होती है, रेडियो पे देखते हैं आप, टीवी में देखते हैं किसी स्पोर्ट्स की, 15 अगस्त की, ये सब क्या है? अभी आप 26 जनवरी की देखेंगे कमेंट्री, तो ये क्या है? ये भी मौखिक संचार है। क्लियर आपको? दूसरे शब्दों में जो सूचनाएं या संदेश लिखित ना हो वरन जुबानी कहे या निर्गमित किए गए हो उन्हें मौखिक संचार कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत संदेश देने वाला तथा संदेश पाने वाले दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इस पद्धति में व्यक्तिगत पहुंच संभव होती है। ठीक है, अब तो फोन के द्वारा भी लिखित ही होता है ना, मौखिक ही हो जाता है, जरूरी नहीं कि फोन पे ही हो, सामने होकर भी दिया जा सकता है। क्लियर आपको?
मौखिक संचार के साधन, आमने सामने दिए गए संदेश, रेडियो द्वारा संचार, देखिए उदाहरण दिया है यहां पर, रेडियो द्वारा संचार, पुलिस रेडियो ही तो यूज करता है, वायरलेस रेडियो। दूरदर्शन, दूरदर्शन पे आप क्या देखते हैं, समाचार सुनते हैं, स्पोर्ट्स की यानी कि किसी खेल की कमेंट्री, क्रिकेट की या टेनिस की या हॉकी की। दूरभाष यानी कि फोन का प्रयोग। सम्मेलन या सभाएं जहां पर भाषण होते हैं। संयुक्त विचार विमर्श यानी कि कोई आपकी डिबेट हो रही, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जिसको आप जीडी कहते हैं शॉर्ट में। और साक्षात्कार, उद्घोषणाएं आदि, ये सब क्या है, मौखिक संचार के साधन है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 370 रुपए में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। यह संचार का प्रकार है जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। ठीक है, अमौखिक संचार क्या है, यह संचार का एक प्रकार है और जो ना मौखिक होता है और ना ही लिखित। इस संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अमौखिक रूप से सूचना प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में शारीरिक हाव भाव के द्वारा। इस संचार में शारीरिक भाव भंगिमा के माध्यम से संचार को प्रेषित किया जाता है। जैसे आप मुख बधिर वाले समाचार सुनते होंगे तो वहां पर वो हाथ से मुंह से कुछ इशारे करती हैं, उससे वो सूचनाएं पहुंचती हैं जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग समझ नहीं सकते उनके लिए, है ना। तो हाथ मुंह से ये अपने इशारों के द्वारा वो पूरी संचार करते हैं समाचारों का, है ना। जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा होता है आर्मी का और वहां पर वो लोग देख नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, वो हाथ से आंखों से इशारा करते हैं, इधर आओ उधर जाओ, बोलना नहीं होता वहां पे, है ना, दूर खड़े हैं एक दूसरे से तो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। क्लियर आपको? तो जिसे प्राप्त करता अमौखिक रूप से सरलता से समझ जाता है। जैसे चेहरे का भाव, आंखों तथा हाथ का इधर उधर घूमना आदि के द्वारा भावनाओं, संवेगों, मनोवृत्तियों इत्यादि को आसानी से समझा जा सकता है ना। स्कूल कॉलेज में ये संचार बहुत देखने को मिलते हैं, कोचिंग में, है ना। आपने कई बार किया होगा, कई बार देखा भी होगा अपनी आंखों से कि किस तरह से कहां पर किसको क्या इशारा करना है। ये चीजें चलती रहती हैं स्कूल कॉलेज में, आपको आसानी से देखने को मिलती होंगी। तो ये क्या है, ये अमौखिक संचार है। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं अंतरवैयक्तिक संचार की। तो अंतरवैयक्तिक संचार का एक प्रकार है जिसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार लिखित अथवा मौखिक दोनों रूप में हो सकते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार के अंतर्गत लिखित रूप में यथा पत्र, डायरी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौखिक संचार में टेलीफोन, आमने सामने की बातचीत इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी संदेश अनेक माध्यमों के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कोई योजना निकलती है सरकार की, या सरकार किसी चीज का उद्घाटन करने वाली होती है तो उसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी आता है, अखबार में भी छपकर आता है, और कई बार क्या होता है दीवारों पर पोस्टर लगे होते हैं, होर्डिंग लगी होती है। ये क्या होता है, कई माध्यमों के द्वारा जन समुदाय यानी कि जो जनसंख्या है, जो जनता है, उस तक संदेश पहुंचाया जाता है। क्लियर आपको? तो ये जनसंचार होता है। वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जन संचार माध्यम से ना जुड़ा हो। सच पूछा जाए तो आज के मनुष्य का विकास जनसंचार के माध्यमों द्वारा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो हम पोस्ट करते हैं ये भी तो एक जनसंचार का माध्यम है ना। वर्तमान समय में जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि। देखिए मैंने जो सोशल मीडिया कहा है वो इंटरनेट में ही आता है। क्लियर आपको? तो आज का आपका टॉपिक है संचार के सिद्धांत। क्लियर आपको? एक छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपको छोटी छोटी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और ये संचार का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर आपको? तो संचार के सिद्धांत ये आपका टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। संचार की प्रक्रिया विभिन्न अध्ययनों के पश्चात स्पष्ट होता है कि संचार को आदान प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या? संचार को आधार प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर आपको? अब पहला सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उद्देश्यों को
स्पष्ट होने का सिद्धांत। आपको इस लाइन से ही समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा भी समझ रहे होंगे। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हों, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। आप समझ रहे हैं ना, उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट हों, यानी कि विशेष हों, एवं स्पष्ट हों, यानी कि भली भांति पता हो इसका क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट है, क्या हम करेंगे, इससे क्या हमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके, सामने वाले को भी पता चल सके कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आजकल चैटिंग करते हैं, वो भी तो संचार है, लेकिन वहां पर ज्यादातर चैटिंग में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, बस एक दूसरे को गोल गोल घुमाए रहते हैं। ये क्या है, यहां बिना उद्देश्य का संचार है। और उद्देश्य स्पष्ट होने का, जैसे कि आप मुख्य सेविका बन गई, ठीक है, आपको नीचे आंगनवाड़ी तक कोई सूचना पहुंचानी है, तो क्या करेंगे, आपका वहां पर उद्देश्य स्पष्ट होगा, इस योजना के बारे में हमें यह सूचना पहुंचानी है। ठीक है, विशिष्ट क्या है, यहां पर योजना विशिष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी तक पहुंचानी है। ठीक है, किस लिए पहुंचानी है, यह सरकारी योजना है, इससे वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको लाभ होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सरकार का आदेश है, उसका यह भी एक उद्देश्य है ना। तो संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हो, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत, ये क्या है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोतागण कैसे हैं, जिससे प्रेषित किए जाने वाले विषय को श्रोता के ज्ञान एवं उनकी इच्छा के अनुसार सारगर्भित रूप में प्रेषित किया जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, आपने कहीं पर महिलाओं को बुलाया है ना, और वहां पर पुरुषों पे भाषण दे दिया, ये क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है श्रोता क्या है आपका, उनको स्पष्ट ज्ञान क्या है। जैसे आपने हाई स्कूल से पढ़ने वालों को, ग्रामीण इलाके के महिलाओं को बुलाया है ना, और आपने शहरी इलाकों के बारे में उन्हें ज्ञान दे दिया, अब उन्हें पता ही नहीं कि शहरी जीवन क्या है, तो वो कैसे उसको समझेंगे। तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए जो आपका श्रोता है वो क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो किस तरह का जीवन जी रहा है या किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेता वही सक्सेसफुल होता है जिसको पता होता है कि कहां पर क्या बोलना है, किस राज्य का व्यक्ति, किस सभा का व्यक्ति, किस जनसभा का व्यक्ति उससे क्या सुनना चाहता है। जैसे ओबामा जी भारत आए थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जब भारत आए गुजरात में उन्होंने एक लाइन बोली, क्या, केम छो, गुजराती की लाइन है। अब ओबामा अमेरिका से आकर गुजरात में ये लाइन बोल दी तो क्या हुआ, गुजराती बहुत खुश हो गए, पूरा तालियों से गड़गड़ाहट से वहां पर जो आपकी मीटिंग थी, जो जनसभा थी, तालियों बजा दी, क्यों, खुश हो गए। क्या उन्होंने क्या, श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान को समझा। ठीक है, तो श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत यही है कि जहां तक आपको संदेश पहुंचाना है, जिन लोगों को आपको अपना संदेश, अपना वक्तव्य, आपका जो संचार करना है, उनका ज्ञान होना चाहिए आपको। क्लियर है आपको? पता चले उन्हें हिंदी आती है और आप अंग्रेजी में पूरा संदेश देके चले आए, तो इससे वो नहीं समझ पाएगा ना। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संचार को श्रोतागण आसानी से समझ सके, है ना। उनको अगर हिंदी समझ में आ रही है और आप अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करें, जैसे बहुत से लोग इंग्लिश माध्यम के हैं और तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका की, अब वो ढूंढा करते हैं कि कहीं पर इंग्लिश के नोट्स मिल जाएं, कहीं पर, एक तो हिंदी उनकी मातृभाषा है फिर भी इंग्लिश के नोट्स ढूंढ रहे हैं एक तो, और फिर उन्हें गांव में जाके काम करना है, हर चीज हिंदी में करनी है, किसी महिला को, आंगनबाड़ी को, सबको हिंदी में समझाना है। लेकिन फिर भी अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेजी आती है, फिर हिंदी में कैसे संचार कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझना होगा।
अब बात करते हैं विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। संचारक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समुदाय में अपनी स्थिति परिस्थिति को बनाए रखे, क्योंकि संचारक के द्वारा प्रेषित किए जाने वाला संचार संचारक के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास होता है कि संचारक समुदाय के हित के लिए संदेश को प्रेरित करता है। समझ रहे हैं ना? आप क्या समझ रहे हैं? आपने किसी योजना के बारे में किसी गांव में मीटिंग करने गई, ठीक है, आप मुख्य सेविका बन गई हैं मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए आप बनेंगी, तो आप वहां मीटिंग करने गई और आपने टीकाकरण के बारे में बताया, लेकिन गांव के लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, तो वो आक्रोशित हो सकते हैं। जैसे पहले होता था, देखने को कोई टीकाकरण करने जाता था तो लोगों में विश्वास नहीं था कि ये लोग सही काम करेंगे, उनको लगता था कुछ गलत दवा पिला देंगे और हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा, तो वो कभी कभी क्या हो जाते थे, आक्रोशित हो जाते थे और तोड़फोड़ करने लगते थे या मारने कूटने लगते थे। ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, एक आधी घटनाएं अब भी देखने को मिल जाती हैं। तो उन लोगों का आपको विश्वास पहले जीतना होगा। विश्वास कैसे जीता जाता है? उनके बारे में पहले बातें करिए, उनके बारे में पहले तारीफें करिए, यह सब मीटिंग में किसी का विश्वास जीतने का तरीका होता है। फिर अपनी बात बताइए, ठीक है। तो विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत, पहले उनका विश्वास जीतिए, फिर अपना संदेश दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्पष्टता का सिद्धांत, संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा एवं प्रेषित किया जाने वाला विषय सरल एवं समरूप होना चाहिए, जिससे कि संचार को लोग आसानी से समझ सकें। संचार करते समय यदि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ, आपने गांव वालों को ज्यादातर सामान्य हिंदी पता होती है, या उनके यहाँ जो बोली जाती है, जो बोली है अवधी है, कहीं पर आपकी पश्चिमी हिंदी है, तो ये सब क्या है, और यहाँ पे आपको बुंदेली भाषा है, और वहां पर आप संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो संभवतः वो ना समझ पाए। इससे क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगी, वो स्पष्ट जानकारी आपसे ले नहीं पाएंगे। तो आपको वहां पर स्पष्टता का सिद्धांत यानी कि उनकी भाषा में सरल रूप से सरल चीजों को बताना होगा, ताकि वो आसानी से समझ सकें। यही स्पष्टता का सिद्धांत है ना। अब बात करते हैं शब्दों की सोच होगा यहां पर, ठीक है। विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, देखो यहां पर आप थोड़ा इसको यहां पर जोड़ लीजिएगा, ये थोड़ा नीचे हो गया। शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, इतनी हेडिंग है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो गया है, शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये पूरी हेडिंग है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ दूंगा आपको तो इसको ठीक करवा दूंगा। क्लियर है आपको? शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये क्या है? संचारक के लिए आवश्यक होता है, क्या संचारक के लिए आवश्यक होता है कि संचार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन उचित प्रकार से किया जाए तथा विचारों में तारतम्यता निहित हो, ठीक है। यदि संचार करते समय शब्दों का चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है और शब्दों के मध्य तारतम्यता तथा एकरूपता नहीं होती है, तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। समझ रहे हैं ना कि जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सोच समझकर करें। क्या? शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होगा आपको। क्लियर है आपको? चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है तो, और शब्दों के मध्य तारतम्यता नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है, तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। आपने एक दो शब्द अंग्रेजी के प्रयोग किए, दो शब्द हिंदी के प्रयोग किए, बीच में आपने अपनी वहां की बोली भी घुमा दी, तो इससे क्या होगा, उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है। सामान्यतः गांव के इलाके में लोगों को अंग्रेजी उतनी नहीं आती है और महिलाओं को खासकर नहीं आती है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला है ना। किसी को कोई भाषा नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्षम है या वो उसको लायक नहीं है, बस इतना आधार है कि उन्हें उसका मौका नहीं मिला, आपको मौका मिल गया। लेकिन अगर आपको अपना संदेश उन तक पहुंचाना है तो उनको समझना होगा, उनकी भाषा को समझना होगा, उनके स्तर के शब्दों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी।
सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत। यह क्या होता है? संचारक के लिए यह आवश्यक होता है कि संचार करते समय सूचना पर्याप्त रूप में प्रेषित की जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि सूचना किस स्तर पर प्रेषित की जा रही है। सूचना की अपर्याप्तता के कारण प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों का अर्थ निरूपण विपरीत लग सकता है, जिसके कारण संचार के असफल होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि क्या है? सूचना पर्याप्त होनी चाहिए। अधूरी सूचना अगर आपको देंगे तो वो संचार आपका विफल हो जाएगा, ठीक है, असफल हो जाएगा। सूचना पूरी हमेशा पर्याप्त दी जानी चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब बात करते हैं सूचना के प्रसार का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि सूचना का प्रसार सही समय पर, सही परिप्रेक्ष्य में, सही व्यक्ति को उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए तथा सूचना प्रसारित करते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाए कि सूचना प्राप्तकर्ता कौन है। यदि संचारक सूचना प्रेषित करते समय परिप्रेक्ष्य, उचित व्यक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्य का ध्यान नहीं रखता है तो संचार असफल हो जाता है। क्या कि अगर आपको किसी और को सूचना देनी है और किसी और के पास भेज दें तो इससे क्या होगा? आपकी सूचना गलत जगह पहुंच जाएगी और उसका उद्देश्य ही असफल हो जाएगा, संचार ही असफल हो जाएगा, है ना। कि सरकार को सूचना भेजनी थी सभी मुख्य सेविकाओं के पास और उसने भेज दी सभी बीडीओ के पास, इससे क्या होगा? संचार असफल हो जाएगा, है ना। जो उद्देश्य था संचार का वो संभव नहीं, सही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें सूचना के प्रसार का सिद्धांत कि प्रसार सही दिशा में हो, ठीक है, सही समय पर हो, सही दिशा में हो, सही परिप्रेक्ष्य में हो, सही व्यक्ति तक उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सघनता एवं संबद्धता का सिद्धांत। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि सूचना में सघनता एवं संबद्धता का तत्व विद्यमान हो, जिससे सूचना को प्रदान किए जाने का क्रम क्रियान्वित किया जा सके। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं एकाग्रता का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक एवं प्राप्तकर्ता दोनों एकाग्रचित होकर कार्य करें, यानी कि फोकस्ड रहें। संचार के लिए आवश्यक है कि संचार प्रेषित करते समय अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें तथा प्राप्तकर्ता के लिए भी यह आवश्यक होता है कि वह एकाग्रचित होकर प्रेषित संचार का अर्थ निरूपण करे। अगर आप कहीं पर किसी विषय को समझा रहे हैं और आपका बीच बीच में फोन बजने लगे या बीच बीच में आप अपने चैटिंग का रिप्लाई देने लगे तो इससे क्या होगा? आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। आपने पहले लाइन क्या बोली आप भूल जाएंगे। अगर सामने वाला यही कार्य करने लगे, आपको समझा रहे हैं और वो फोन यूज करने लगे, वो फोन पे बात करने लगे, तो वो प्राप्तकर्ता भी एकाग्रचित नहीं होगा, तो उसके पास सही से सूचना नहीं पहुंच पाएगी। एकाग्रता का सिद्धांत मतलब है जो काम कर रहे हैं, जो संचार कर रहे हैं, पूरा फोकस्ड उस पर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं समयबद्धता का सिद्धांत। संचार तभी सफल हो सकता है जब वह उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। क्लियर है आपको? तो समयबद्ध होना चाहिए संचार। अगर मान लीजिए कि जो कोई भर्ती का विज्ञापन है, ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है, लेकिन वो विज्ञापन जो अभ्यर्थी है उसके बाद सूचना 1 फरवरी को पहुंचती है, 2 फरवरी को पहुंचती है, 3 फरवरी को पहुंचती है, तो उस संचार का कोई फायदा थोड़ी होगा, है ना। सरकार विज्ञापन निकाल दे और उसका अखबार में या इंटरनेट पर सूचना 1 महीने बाद दे, तो क्या होगा? उस संचार का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो समयबद्ध नहीं रहा, है ना। तो संचार तभी सफल हो सकता है जब उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। तो कोविड में इंटरनेट ने बड़ा फायदा किया। कोई भी संचार पहुंचाना था किसी डॉक्टर के पास, किसी जिले में, तुरंत पहुंच जाता था। तो इससे क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, हर इलाज मौके पर हो पाया। अगर ये इंटरनेट नहीं होता, 4G नहीं होता, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, बहुत से लोगों की असमय मृत्यु हो जाती। लेकिन इंटरनेट ने संचार को समयबद्ध कर दिया, इससे क्या हुआ? काफी फायदा मिला। क्लियर है आपको?